सो हेलो एंड वेलकम बैक एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट सीरीज के केस स्टडीज के सेक्शन में, जहां पर हम दो केस स्टडीज देखेंगे, दो वीडियोस देखेंगे केस स्टडीज के। टोटल 4 केस स्टडीज होगी। 2 केस स्टडीज इन दिस वीडियो, 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। इस तरह करके टोटल 4 केस स्टडीज को हम इन डिटेल देखेंगे, केस को समझेंगे, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ये वीडियो को प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि केस स्टडीज आपको एग्जाम में 100 मार्क्स में से 8 मार्क्स के लिए आने वाली है। 92 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज होंगे और लास्ट के जो 8 मार्क्स है उसके लिए 2 केस स्टडीज होगी। तो केस स्टडीज किस टाइप की होने वाली है ये आज की वीडियो में मैं आपको आइडिया दूंगा बाय सॉल्विंग 4 रियल लाइफ केस स्टडीज, 2 ये वीडियो में, 2 अगली वीडियो में। और ये 2 वीडियोस होने के बाद मैं आप लोगों के लिए लास्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑफ ऑल द वीडियोस, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। वो है फॉर्मूला शीट, जहां पे 30 फॉर्मूलाज जो एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए, वो 30 फॉर्मूलाज को मैंने एक शीट में रखा है। और वो 30 के 30 फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कैसे होता है, वो किस तरह अडेप्ट किए जाते हैं, वो किस तरह बनते हैं, उसको डिटेल एक लास्ट वीडियो में हम फॉर्मूला शीट वाली वीडियो में इन डिटेल देखेंगे, और जिसका एक्सेस भी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले केस स्टडीज को देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो सबसे पहले हमने सीरीज कंप्लीट की, मॉक टेस्ट कंप्लीट किए विद द 100 क्वेश्चंस। अब हम 4 केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, और फिर फॉर्मूला जो लास्ट है एकदम फॉर्मूला शीट, वो कंप्लीट करके पूरी एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। वीडियो को देखो, केस स्टडीज अगर खुद से सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, अगर नहीं है तो वीडियो तो है ही आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो केस स्टडी 1 है वो एक एफएमसीजी कंपनी के ऊपर है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक सेक्टर है, उसकी कंपनी है। तो केस स्टडी है एबीसी लिमिटेड की, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड करके। इसकी हमें इनकम स्टेटमेंट दी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसकी बैलेंस शीट भी दी है, और हमें दिया है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी 3 जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दी हुई है। अब इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस पूछे, यानी व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशो, व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो, एंड इज द कंपनी फंडिंग कैपेक्स थ्रू इंटरनल कैश फ्लोस। सो ये सब क्या है इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो केस दिया उसको एनालाइज करते हैं। तो केस में हमारे पास क्या है, 3 चीजें। इनकम स्टेटमेंट है, जहां पे कंपनी का रेवेन्यू यानी कंपनी की सेल्स है 500 करोड़ की। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी जो रेवेन्यू कंपनी ने किया है, वो प्रोडक्ट बनाने में कंपनी को क्या खर्चा है, वो है 300 करोड़ का। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 100 करोड़ के। कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 20 करोड़ का। टैक्स है 20 करोड़ का। फाइनल जो नेट प्रॉफिट आया है ये सब करने के बाद, वो 60 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे सिंपल समझता है, देखो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया तो 200 करोड़ बचा, 100 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस गया तो फिर 100 करोड़ बचेगा। वो 100 करोड़ में से 20 करोड़ इंटरेस्ट का, 20 करोड़ टैक्स का चला गया, तो फाइनल नेट प्रॉफिट आता है 60 करोड़ का। बैलेंस शीट में देखेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल है, टोटल 400-400। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है 200 करोड़ के। इन्वेंट्री यानी माल बन के पड़ा है वो 100 करोड़ का है, और जो बैंक का कैश टोटल है, जो कैश कंपनी के पास पड़ा है, वो 100 करोड़ का है। तो इस तरीके से 400 करोड़ के एसेट है, उसके अगेंस्ट में 400 करोड़ की लाइबिलिटी भी है, जिसमें 300 करोड़ कंपनी का इक्विटी फंड है और 100 करोड़ कंपनी का डेट फंड है। सो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है, सिंपल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है, कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 80 करोड़ का है, यानी अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को बेच के कंपनी ने 80 करोड़ कमाए, जिसमें से कंपनी का केपेक्स यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के जब पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो ये समझा था ये किस तरह होता है। मैंने आपको एक आइडियल केस बताया था कि व्हाट इज द आइडियल केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे होनी चाहिए। जो पहला है यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी ने नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, नए एसेट्स को खरीदा है, जो पैसा है वो कैश फ्लो में से बाहर गया है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी ने जो जूना कर्जा है, जो जूना डेट है, उसको चुकता किया है, विच इज अ गुड साइन। तो ये पहला प्लस, बाकी के 2 माइनस, और जो फाइनल नेट कैश फ्लो रहता है, नेट चेंज इन कैश फ्लो, दैट शुड बी पॉजिटिव, तो वो 30 करोड़ का है। तो अब यहाँ पे इतना हमको इतनी इंफॉर्मेशन है, हमने तीनों चीजें, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अगर मार्जिन आप कभी भी सेल्स पे निकालते हो, कोई भी मार्जिन निकालते हो ना, दैट इज ऑलवेज ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब सेल्स तो हमारे पास है, यानी रेवेन्यू हमारे पास है, जो है 500 करोड़ का, तो इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास मिल गया। अब हम जाते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए।
तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। एक प्रोडक्ट आपने 100 रुपए में बेचा, प्रोडक्ट को बनाने में 75 रुपए आपका खर्चा आया था, तो 100 में से 75 गया तो 25 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया नहीं है पर हम निकाल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में। अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो चीज में प्रोडक्ट को बेचा, जो पैसे में प्रोडक्ट को बेचा और उसमें से वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा निकाल दिया, तो जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 500 में से 300 गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है, वो आ जाता है 200 करोड़ का। सो 200 डिवाइडेड बाय 500 अगर करोगे सो 40 आ जाता है आंसर, यानी मार्जिन मतलब परसेंटेज में निकालना है तो 40% हो जाएगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो 40% है। समझा कैसे किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर देंगे और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। सो 40% इज द राइट आंसर। तो पहले का आंसर हो जाता है व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, यानी कंपनी के पास इक्विटी के मुताबिक कितना डेट है। सिंपल है, डेट टू इक्विटी, तो डेट कभी भी न्यूमरेटर में आएगा, डेट टू इक्विटी है ना, इक्विटी डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों चीजें हमारे पास दी गई है, इक्विटी 300 करोड़, डेट 100 करोड़। तो डेट न्यूमरेटर 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी 300, क्योंकि नीचे इक्विटी है डिनोमिनेटर में तो वह 300 हो जाएगा। सो 100/300 यानी 1/3 हो गया ना, ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 1/3 इक्वल्स टू 0.33। तो ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.33 का है। कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लो लेवरेज लिया कंपनी ने, हाई रिस्क लिया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा डेट फंड रहेगा, जितना डेट फंडिंग रहेगा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जो लेवरेज है वो हाई लिया है, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो बिजनेस में ज्यादा हो जाता है। सो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 का है, वेरी गुड। मैंने पहले के वीडियोस में बताया है अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी डेट फ्री कंपनी जनरली अच्छा पैसा बना के देती है। सो डेट टू इक्विटी हमने ये कंपनी का निकाला, एबीसी लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.33 का। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला एक ही है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी पैसे कमाए हैं उसमें से अगर आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो पैसा यूज किया है वो हटा दोगे तो वो बचा हुआ जो पैसा है ना वो होता है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला बन जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन करके रखो। फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला सिंपल है, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो धंधे ने पैसा कमाया उसमें से जो केपेक्स आपने किया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसे को माइनस करो, जो पैसा बचेगा दैट इज योर फ्री कैश फ्लो। तो सिंपल केस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाओ, क्योंकि फ्री कैश फ्लो का जो रिलेशन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से होगा। तो कैश फ्लो में आ गया मैं, मेरा सीएफओ कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम ऑपरेशंस 80 करोड़ का है, मैंने केपेक्स 40 करोड़ का किया है, 80 में से 40 निकाल दूंगा तो मेरा फ्री कैश फ्लो आ जाता है 40 करोड़। सो माय आंसर इज द फ्री कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इज 40 करोड़। फिर आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 पूछता है कि इज द कंपनी फंडिंग केपेक्स थ्रू इंटरनल कैश फ्लोज। पूछा क्या है कि कंपनी ने जो केपेक्स किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या वो कंपनी ने अपने इंटरनल कैश फ्लो से किया है। जो उसने इंटरनल कैश फ्लो यानी जो पैसा धंधे से कमाया है, एक एक्सटर्नल कैश फ्लो होता है यानी इक्विटी और डेट, जो पैसा बाहर से आया है। लेकिन इंटरनल कैश फ्लो का मतलब क्या है, कंपनी ने धंधा किया, प्रोडक्ट्स बेचे, सर्विसेज बेची और उसका जो रेवेन्यू आया है वो रेवेन्यू में से वो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेशन से पैसा आया उसमें से केपेक्स किया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही पूछा है इज द कंपनी फंडिंग केपेक्स थ्रू इंटरनल कैश फ्लो। यस इट इज फंडिंग, क्योंकि 80 करोड़ कंपनी ने कमाए और 40 करोड़ कंपनी ने खर्चा किए, केपेक्स किया। तो जो 80 करोड़ है उसमें से किया ना 40 करोड़। यही अगर समझो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता 30 करोड़ और कंपनी अगर केपेक्स 40 करोड़ का करती ना, तो इसका मतलब है इन दिस केस कंपनी इज ऑल्सो फंडिंग थ्रू एक्सटर्नल कैश फ्लोज। लेकिन जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो नंबर है वो ज्यादा है, वो बड़ा है, और जो केपेक्स का नंबर है वो छोटा है, इसका मतलब है कंपनी इज फंडिंग ऑल द केपेक्स ऑपरेशंस इंटरनली, अपने जो पैसे कमाए उसमें से वो पैसा खर्चा कर रही है। तो इसका आंसर होना चाहिए यस, कंपनी इज फंडिंग केपेक्स थ्रू इंटरनल कैश फ्लोज। तो इसी के साथ चारों क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया। ये हमारी केस स्टडी थी, तो केस स्टडी 1 कंप्लीट होती है। इसमें कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, केस स्टडी 2 की तरफ। ये एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। तो सबसे पहले देख लेंगे केस क्या है। तो केस XYZ लिमिटेड के जो इनकम स्टेटमेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, क्या बताता है, रेवेन्यू 1000 करोड़ का है, COGS यानी खर्चा जो है प्रोडक्ट बनाने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो 600 करोड़ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाता है 200 करोड़ का, डेप्रिसिएशन 50 करोड़, इंटरेस्ट 40 करोड़, टैक्स 30 करोड़। सब करने के बाद कंपनी की जेब में नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का बचता है।
कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो 800 करोड़ के एसेट्स के सामने 800 करोड़ की लाइबिलिटीज है, जहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है वो 400 करोड़, इन्वेंट्री 200 करोड़, रिसीवेबल 100 करोड़ और कैश जो कंपनी के पास रोकड़ा पड़ा है वो 100 करोड़ का पड़ा है। उसके अगेंस्ट में जो लाइबिलिटीज और इक्विटी है उसमें इक्विटी 500 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म डेट 200 करोड़ का है, पेबल्स जो है जो कंपनी को पे करना है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस वो 100 करोड़ के बनते हैं, तो ये 800 करोड़ की लाइबिलिटीज हो जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो सीएफओ है वो 150 करोड़ का है, कंपनी ने 100 करोड़ का केपेक्स किया विच इज वेरी गुड, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फाइनेंसिंग इनफ्लोस जो है 50 करोड़ वो कंपनी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब है कि कंपनी ने मार्केट से कोई नया कैपिटल उठाया है, हो सकता है डेट फंड उठाया रहेगा या इक्विटी फंड, बट फाइनेंसिंग कैश फ्लोज अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कंपनी ने मार्केट से नया पैसा उठाया है, बिजनेस में नया पैसा आया है। तो ये सब करके कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है, जो फाइनल नेट कैश फ्लो है वो 100 करोड़ का बचता है। सब चीजें देख ली, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले पूछे कैलकुलेट एबिटा। एबिटा यानी कि आपकी जो अर्निंग्स है वो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये चारों चीजें करने के पहले जो आपके पास पैसा बचता है दैट इज योर एबिटा। सिंपल फॉर्मूला है, रेवेन्यू में से जो आपने सेल्स किया है, जो सेल्स आपने किया उसका रेवेन्यू है आपके पास, बराबर उतना पैसा आपके पास आया, उसमें से प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा निकाल दो तो आता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट केस स्टडी में। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हो ना, यानी आपके ऑफिस या फिर जो भी आपके ऑफिस का खर्चा है, सेल्स का खर्चा है, जैसे एडमिन खर्चा हो जाता है, फैक्ट्री का खर्चा हो जाता है, फिर और भी जितने जो खर्चे है वो सब खर्चे अगर आप निकाल दोगे ना, जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब निकल जाता है तो जो नंबर आता है दैट इज योर एबिटा। या ये लेवल तक आपने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, टैक्स पे नहीं किया है और कोई भी डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया है, सो एबिटा इज ऑल्सो योर रॉ अर्निंग्स, ये आपकी रॉ अर्निंग्स है, सारे खर्चे को काटकर ये पैसा आपके पास बचा है। तो फॉर्मूला सामने सामने बनता है, एबिटा का फॉर्मूला रेवेन्यू में से सीओजीएस निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आता है और वो ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो बचता है वो एबिटा है। तो चले जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, तीनों चीजें हैं हमारे पास। 1000 करोड़ में से 600 करोड़ निकाल दूंगा तो 400 बच जाएंगे, 400 में से 200 निकाल दूंगा तो 200 बच जाएंगे। तो मेरा जो एबिटा है यानी मेरा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स सब पे करने के पहले जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी अर्निंग्स है, नॉट प्रॉफिट, जो मेरी अर्निंग्स है दैट इज इन दिस केस इज 200 करोड़। फॉर्मूला में डाल दिया, 1000 में से 600 गए, 200 गए, 200 करोड़ बचे। सो एबिटा इस कंपनी का, XYZ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एबिटा है वो है 200 करोड़ का। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी का कितना है? नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है कंपनी के रोजमर्रा के खर्चे चलाना, जो डे टू डे कंपनी को चलाने में जो खर्चा लगता है दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल। इसका भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो पहले वर्किंग कैपिटल में चीजें क्या आती है वो देखो, शॉर्ट टर्म की चीजें आती है। तो वर्किंग कैपिटल कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट में। पहले बैलेंस शीट में आ जाओ। अब इसमें शॉर्ट टर्म की चीजें कौन सी है? फिक्स्ड एसेट्स तो लॉन्ग टर्म का होता है तो इसको हटा दो, ये शॉर्ट टर्म में नहीं। फिक्स्ड एसेट्स कभी भी आप फिक्स्ड एसेट लोगे तो उसको 5 साल 10 साल के लिए तो वापरोगे ना, तो फिक्स्ड एसेट्स शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म यानी एनीथिंग बिलो 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर होता है दैट इज कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म इन फाइनेंस। और लाइबिलिटीज में भी देख लोगे तो इक्विटी और डेट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो बचा क्या? पेएबल्स। ओके। और वर्किंग कैपिटल कभी भी कैलकुलेट करने का जो बेसिक रूल है, जो 11th 12th में अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि नेट वर्किंग कैपिटल में कभी भी कैश को नहीं गिनते। यू शुड नेवर कंसिडर कैश इन नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसका रीजन क्या है? कैश जो कंपनी के पास है, जो रोकड़ा कंपनी के जेब में पड़ा है, वो आइडल एसेट है, उस पे कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, वो कैश को यूज करके कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। सो कैश इज बेसिकली यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन अ ब्रॉडर सेंस। वो कभी भी कंपनी के रोज के खर्चे चलाने में बड़ी कंपनी यूज नहीं करेगी, वो कैश को यूज करेगी टू परचेज सम एसेट जो लॉन्ग टर्म में जाता है। सो कभी भी नेट वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन होगा ना, ये गोल्डन रूल है, यू शुड नेवर कंसिडर कैश। तो फिर सामने सामने चीजें बची क्या? इन्वेंट्री बची, रिसीवेबल्स बचा और लाइबिलिटीज में पेएबल्स बच गए। तो जो करंट एसेट्स है उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये वर्किंग कैपिटल आ गया। तो करंट एसेट्स कितने हैं? इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स 200 प्लस 100 300 हो गए। 300 में से हमारे पेएबल्स कितने? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज यानी जो 1 साल के अंदर है, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के एसेट्स। 300 करोड़ के करंट एसेट्स में से मैंने 100 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज निकाल दी तो 200 करोड़ मेरे पास बच गए। तो मेरा जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो 200 करोड़ का आ जाता है। कैसे निकाला?
इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को ऐड किया, करंट एसेट्स एक हो गए, करंट लाइबिलिटी एक ही थी पेबल्स, उसको निकाल दिया, 200 करोड़ बच गए, दैट इज माय नेट वर्किंग कैपिटल। यानी बिजनेस रोज का जो डे टू डे खर्चे हैं बिजनेस के, वो चलाने के लिए मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल मेरे पास फिलहाल 200 करोड़ रुपए है। सो मेरी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। तो ये ऐसे ही देखो, नंबर्स को देख के आप रेशो फॉर्मूलाज में डाल के रेशोज निकालते हो और ये डिसीजन पे पहुंचते हो कि कंपनी वैल्यूएशन, कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और कंपनी इज इट गुड टू इन्वेस्ट, कि वो गुड एंट्री पॉइंट है या फिर नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। तो दिस इज हाउ फाइनेंस वर्क्स, दिस इज हाउ अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क। जब आप आगे जाके एक फुल फ्लेज रिसर्च एनालिस्ट बनते हो, तो ये आपका डे टू डे एक्टिविटी होने वाला है। और बिलीव मी, इफ यू विल पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन इन दिस फेज, तो ये जो काम है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी एसेट्स को यूज करके कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया। सिंपल है, कभी भी रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, रिटर्न ऑन एसेट्स ब्रेक डाउन किया, रिटर्न यानी नेट प्रॉफिट, एसेट्स तो दिए हुए, तो सिंपल चले जाओ, नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का, टोटल एसेट्स 800 करोड़ के, 80 डिवाइडेड बाय 800 कर दोगे तो 10% आ जाएगा आंसर। 10% का रिटर्न ऑन एसेट्स है, यानी कंपनी ने अपने एसेट्स को यूज करके 10% कमाया है। अच्छी कंपनी, गुड साइन। लॉन्ग टर्म में अगर 10% 15% से भी कंपाउंड करेगी तो बहुत बड़े पैसे बन जाएंगे। और बढ़ते फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी, क्वेश्चन स्टडी 2 का, जो पूछा गया है, इज द कंपनी कैश रिच और कैश ट्रैप्ड। कैश रिच यानी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, कैश ट्रैप्ड यानी कंपनी के पास कुछ भी कैश नहीं है या नेगेटिव कैश है। तो यहाँ पे अगर हम चले जाएंगे कंपनी के बैलेंस शीट में, तो क्लियरली दिखता है कंपनी के पास 100 करोड़ का कैश है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि कंपनी का साइज बड़ा नहीं है ना। 800 करोड़ के एसेट से उसमें 100 करोड़ कैश है, यानी लगभग 12.5% कंपनी के पास कैश में पड़ा है, विच इज अ गुड साइन। तो कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है। The cash balance of rupees 100 crore depicts that company has a positive net cash flow, which means that company is a cash rich company. तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वो केस स्टडीज डिटेल में देखी, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक और केस स्टडी है जो अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, जहाँ पे 2 क्वेश्चंस को अगेन इन डिटेल देख लेंगे, विच विल हेल्प यू टू पास द एग्जाम। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो को सीरीज पसंद आई हो, सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।